हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 करने वाले हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ और आपको क्या होगा, आगे का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 क्या बोला कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नाज़ी पार्टी जो था का संस्थापक कौन थे, हिटलर थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है, अगर कि उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है। तो मतलब कि जब तक उसमें उर्वरता शक्ति होती है तब तक उन लोग वहाँ पे खेती करता है। इसके बाद देखिए, अल्पकालीन कृषि को ही हम लोग यहाँ पे झूम या घुमंतू खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि को झूम या घुमंतू खेती कहा जाता है। ऐसे कृषि को प्रायः वन निवासी लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला कि निर्धनता के परिभाषा लिखें। तो निर्धनता किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। बोला कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोक्ता को प्राप्त करने में असमर्थ हो। मतलब कि जो भी हमारा न्यूनतम आवश्यकता होती है, जैसे कि खाना पीना, अगर वो इस तरह का भी क्या करता है, वो नहीं जुटा पाता है, तो हम लोग उसको यहाँ पे निर्धनता के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पेट पर भोजन ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होने भी क्या कहता है, भूखमरी है। और विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतग्रहण की गंभीर कमी को भी हम लोग यहाँ पे भूखमरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका नंबर 5 बोला कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान के द्वारा हमारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार यहाँ पे प्राप्त हैं। कौन कौन, देखिए, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आदर्श आचार संहिता क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चुनाव के समय क्या होता है कि पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे कानून व दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो चुनाव आयोग होता है क्या करता है कि यहाँ पे चुनाव को लेकर जितने भी हैंडल वगैरह किया जाता है, जैसे कि कब चुनाव करना है, कैसे करना है, किस तारीख को करना है। अब मतलब कि उसके बाद कोई ऐसे लोग पार्टी वगैरह को भी क्या करते हैं जो बहुत ज़्यादा उद्दंड करते हैं, तो उसको भी सही तरीके से मैनेज करना, ये सब हमारा आचार संहिता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, हम लोग उस तरह का वनस्पति को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ये स्वतः क्या होते हैं, यहाँ पे पैदा होते हैं। तो इस तरह का वनस्पति को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि नास्तिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए, नास्तिवाद का उदय क्या था, जर्मनी में हुआ था। नास्ती लोगों ने एडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में आधुनिक काल की सर्वाधिक यहाँ पे बर्बर तानाशाही के जर्मन में स्थापना की। इसके बाद देखिए, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने चाहता था। इसके देखिए तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, नास्तिवाद जर्मनी के सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था। ये क्या करते थे, वहाँ के जो सेना होता था उस सेना को ज़्यादा और बढ़ाना चाहता था और उसे विश्व के महान शक्ति के रूप में देखना चाहता था। इसके बाद देखिए, यह विरोध को समाप्त कर देना चाहता था और हर प्रकार के दल संगठन के विरुद्ध था। मतलब कि इसके कोई भी वहाँ पे संगठन वगैरह होता था तो वो उसके क्या था, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होता था। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह न केवल प्रत्यक्ष रूप से जीविका के साथ जुड़े हुए हैं, जंगलों से मृदा को आगे देखिए उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसलों को पैदावार और बढ़ाती है, वन प्राणियों को आवश्यकता को पूरी करती है। इसके बाद भू कटाव को भी क्या करती है, रोकती है,
फसलों को संरक्षण देती है तथा उसकी उपज को भी बढ़ाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वनों से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह, फल फूल वगैरह मिलता है। इसके बाद पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, हमारा जो मिट्टी को क्या करते हैं, कटाव से भी बचाते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये उपज शक्ति को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वन क्या होता है, हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि निर्धनता रेखा के समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ आपको कथन का समर्थन यहाँ पे करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोग का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि क्या होगा कि प्रत्येक राज्य में गरीबी कम हुई है, परंतु निर्धनता कम करने की सफलता की दर जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। हाल के अनुमान के अनुसार देखा जाए तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता का अनुपात यहाँ पे कितना है, 26.1% के राष्ट्रीय अनुपात से क्या ये कम है। और उड़ीसा और बिहार के क्रमशः बात किया जाए तो देखिए 47% और यहाँ पे 43% है। निर्धनता अनुपातों के साथ दो सबसे गरीब राज्य कौन कौन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है, ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी अधिक है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। देखिए कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियाँ का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की यहाँ पे उत्पादकता क्या होता है, बहुत ही कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। मतलब जो क्या होता है, जब अगर पानी वगैरह जैसे ज़्यादा आ गया तो वो भी क्या होता है, उसका फसल वगैरह भी क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं। तो वो भी प्राकृतिक आपदा से भी क्या होता है, वो यहाँ पे ग्रसित हो जाते हैं, और जिन्हें काम की तलाश में दूसरे जगह भी जाना पड़ता है। आगे देखिए खाद्य असुरक्षा से ग्रसित यहाँ पे आबादी का बड़ा भाग जो गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे, ये सब क्या हो सकते हैं, खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए क्या है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह कानून द्वारा 1993 में स्थापित हुआ था। इसको कब स्थापित किया गया था, 1993 में, और ये बहुत ही क्या है, स्वतंत्र आयोग है। इसके बाद देखिए न्यायपालिका की तरह ही आयोग भी सरकार के हस्तक्षेप से पूर्णतः क्या होता है, मुक्त होता है। इस आयोग की क्या होता है, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। इसको कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। यह न्यायालय के मामलों पर भी विचार नहीं करता है, ये न्यायालय वगैरह का विचार ये नहीं करता है। ठीक है, इसका देखिए आयोग दोषी को स्वयं दंडित नहीं कर सकता है। तो इसको कौन दंडित कर सकता है, तो दंड देने की आधारिकता न्यायालय के पास ही है, तो ये न्यायालय ही इसको दंड दे सकता है। यह मानव आयोग अधिकारों का हनन होने के सभी मामलों की स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय जाँच करता है। आगे देखिए इसका आयोग अपनी जाँच सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बाद इसको जांच करने की विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों इस प्रकार है। देखिए बहुत सारे पैसे वाले उम्मीदवार और दल अपनी जीत के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों एक बड़ा और अनुसूचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर हावी होते हैं। इन परिवारों के क्या होता है, रिश्तेदारों को यहाँ पे जो टिकट होता है वितरित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए जो बड़े पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी भारी नुकसान होता है। ये हमारा इसका आंसर था फ्रेंड। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों, ये आपको बताना है। इसके आंसर देखिए उत्तर भारत में क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घट जाती है क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी होती है वहाँ पे मानसूनी भारत में सबसे पहले क्या होता है, उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है।
सबसे पहला रीज़न, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे वर्षा घट जाती है। इसके बाद देखिए ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देती है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसके बाद देखिए वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है। यहाँ पे देखिए इसके बाद यह हिमालय के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। जैसे यह आगे बढ़ती है इसमें वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती थी। ये जो कुछ पॉइंट था, वर्षा की जो मात्रा क्या होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे नास्तियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो देखिए नास्ती सरकार ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन अपनाए थे। देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे युवाओं का विचार परिवर्तन किया था, स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन किया था, लड़कियों का विचार भी यहाँ पे परिवर्तन में। इसके बाद औरतों के बीच में भी क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे युवाओं का विचार परिवर्तन। देखिए इसमें क्या होता था फ्रेंड, जो उनको बाल अवस्था से मतलब कि बचपन से ही क्या होता था, उसको नासिर सरकार ने बच्चों के मन मस्ती पर कब्जा कर लिया था। बचपन से उसको क्या कहता था, उसको यहाँ पे नास्तिकवाद के लिए पूरा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें वैचारिक परीक्षण द्वारा नास्तिकवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था। मतलब किसके लिए, नास्तिकवाद के लिए ही बचपन से उसको क्या था प्रेरित किया जाता था। आगे देखिए स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन में नासिर सरकार ने अपनी विचारधाराएं नए पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें तैयार करवाई। वो क्या था, नास्तिक सरकार ने अपने अनुसार क्या था पाठ्यक्रम को यहाँ पे चालू किया था। कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सब के द्वारा उन्हें नर्मता तथा यहाँ पे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया। उनसे कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करें। इससे यहाँ तक ये भी कहा जाता था कि यहूदियों से भी आप नफरत कीजिए और हिटलर को क्या कीजिए, पूजा कीजिए। देखिए आगे देखिए खेल गतिविधियों में क्या था उनका भूमिका। तो उन सभी खेल गतिविधियों में खासकर बॉक्सिंग में को प्रोत्साहित किया जाता था, जो बच्चे में हिंसा तथा यहाँ पे देखिए आक्रामकता की भावना पैदा करती थी। आगे देखिए लड़कियों का विचार परिवर्तन में देखिए पर लड़कियों को शिक्षा तो दी जाती थी, क्योंकि उन्हें क्या था, अच्छी माँ बनाना था तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन करना था। आगे देखिए औरतों के बीच भेदभाव। तो औरतों के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक अवंचित बच्चे की माँ होने पर औरतों को दंडित किया जाता था तथा जेल में कैद कर दिया जाता था। यहाँ देखिए किंतु बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति होने पर औरतों को सम्मानित किया जाता था तथा इनाम भी दिया जाता था। मतलब आर्य जो शुद्ध आर्य का जो प्रजाति का बच्चा वहाँ पे उनको औरतें क्या होती थी, पैदा होता था उनको, तो उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 16 बोला कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला बोला कि न्यूनतम समर्थित कीमत, उसके बाद बफर स्टॉक यहाँ पे, इसके बाद निर्गम कीमत। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसका कार नंबर यहाँ पे न्यूनतम सामर्थ्य कीमत क्या होता है कि जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए क्या होता है, पहले से घोषित कीमतें दी जाती। तो जो इस मूल्य को ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यूनतम सामर्थ्य कीमत कहते हैं। देखिए चलिए अगला देखते हैं बफर स्टॉक के बारे में। तो देखिए यह सरकार द्वारा अधिक क्या होता है कि प्राप्त अनाज भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा क्या होता है, भंडारित होता है। और भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। उन लोग देखिए बफर स्टॉक क्या होता है कि सरकार द्वारा क्या होता है कि अनाज का ज़्यादा उत्पादन होने पे क्या होता है, उन लोग उस अनाज को क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। और जब कमी होता है जिस समय, तो वो वही अनाज को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आगे देखिए इसका गा नंबर निर्गम कीमत के बारे में। जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों के बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तो उस कीमत को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो देखिए इसका क्या होता है, समता या समानता का अधिकार। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यह अधिकार बहुत ही बड़ा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान
तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको ये क्या होता है कि समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब कि आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होता है। लिंग लड़का है या लड़की है, जन्म आपका जन्म कहाँ हुआ है तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना क्या होता है सबको यहाँ पे समानता का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद हमारे जैसे कि यहाँ पे देखिए विषमताओं वाले देश, मतलब कि यहाँ पे तो होता ही है देश भारत में, बाकी भारत से बाहर भी क्या होता है कि ये समानता का अधिकार को भी बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है। अगला देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भी अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास करने की आदि की क्या करता है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है। चलिए अगला देखते हैं इसका गा नंबर। देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। देखिए भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आप अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें क्या होता है कि अतः हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। मतलब आपको जो भी धर्म आपको अच्छा लगता है आप उस धर्म को अपना सकते हैं। आगे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर शोषण नहीं कर सकता है। अगर आप पे कोई शोषण करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय का भी शरण ले सकते हैं। यहाँ बेगर लेना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखना, स्त्रियों और बच्चों को खरीदने बेचने आदि का यहाँ पे मनाही है। मतलब कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे स्त्रियों और बच्चों को भी क्या करें, खरीदना बेचना भी यहाँ पे पूरा मनाही है। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है कि भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। शीत ऋतु की अवस्थाएं एवं उनकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति यहाँ पे विशेषताएं, दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। इसके बाद शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इसके बाद देखिए शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, घटता जाता है। इसके भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों प्रभावित होते हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इसके बाद देखिए शीत ऋतु में आसमान क्या होता है, पूरा साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और पवनें क्या होता है, शीतल तथा परिवर्तित होती है। इसके बाद देखिए इसका 6ठा पॉइंट, यह कम दाब वाले प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती तथा पश्चिमी यहाँ पे पवनों होगा, पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शीतकाल में वर्षा होती है और तथा पर्वतों पर यहाँ पे हिमपात होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। बोल रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। मतलब जो पर्वतीय वन है उसको यहाँ पे आपको छायांकित करना है। तो चलिए देखिए इसका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए आपको जो ये इस कलर से दिया हुआ है वो क्या, हमारा पर्वतीय वन है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पर्वतीय वन है। आप इसे कलर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।